नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शर्मा। उपचुनाव का प्रचार डी एंड थम गया। उपचुनाव का रण 5 सितंबर को वोटिंग होगी। 8 सितंबर को नतीजे आएंगे। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। त्रिपुरा की 2 सीट और केरल, झारखंड, पश्चिम बंगाल में एक सीट पर उपचुनाव होने हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक सीट पर उपचुनाव है। यूपी के घोसी में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर है। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। अब यहां पर इंतजार 8 तारीख का होगा कि किसकी जीत होगी, लेकिन दोनों ही तरफ से जीत का दम भरा जा रहा है और यहां पर अब जनता के कंधों पर भार और जनता किसके पक्ष में होगी, ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ये उपचुनाव जो कि बेहद महत्वपूर्ण है तमाम दलों के लिए, और यहां पर पूरी ताकत झोंकते हुए तमाम दल नजर भी आए थे। 8 सितंबर की वो तारीख जब नतीजे सबके सामने होंगे, किसकी जीत होगी किसकी हार होगी, ये देखना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प रहने वाला है। तो यहां पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में एक सीट पर उपचुनाव होना है। यूपी के घोसी में बीजेपी और सपा के बीच कांटे की टक्कर बताई जा रही है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान और सपा की तरफ से सुधाकर सिंह, इन दोनों के बीच में कड़ा मुकाबला रहने वाला है। हालांकि आपको बता दें कि अखिलेश यादव पहली बार किसी और के लिए यहां पर प्रचार प्रसार करने उतरे हुए थे। यहां अपने परिवार वालों के लिए हमेशा प्रचार प्रसार करते अखिलेश यादव नजर आए थे, लेकिन इस बार सुधाकर सिंह के पक्ष में यहां पर प्रचार प्रसार उन्होंने किया। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए डॉक्टर दिनेश शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। ऊपरी सदन की यह सीट बीजेपी सांसद हरद्वार दुबे के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर 15 सितंबर को वोट डाले जाएंगे और उसी दिन वोटों की गिनती भी होगी। बीजेपी के राज्यसभा सांसद हरद्वार दुबे का बीते 26 जून को दिल्ली में निधन हो गया था। तो यूपी के पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को यहां उम्मीदवार बनाया गया है बीजेपी की तरफ से। नई दिल्ली में युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने कहा कि देश की जनता चाहती है कि एक देश एक चुनाव हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार 1 नेशन 1 इलेक्शन की वकालत की थी। देश की जनता भी चाहती है कि चुनावी पिकनिक से मुक्ति मिले। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म पर हमला कर देश की संप्रभुता पर हमला किया है और कहा इंडिया गठबंधन सनातन विरोधी है। एक देश एक चुनाव समय की मांग है। भारत प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, इसके लिए देश की जनता भी चाहती है कि एक साथ ग्राम प्रधान, मुखिया से लेकर प्रधानमंत्री तक के पद का चुनाव होना चाहिए। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी कई बार गंभीरता के साथ कई महत्वपूर्ण मंचों से इस बात की वकालत की है। मुझे लगता है कि आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए जो कमेटी बनाई गई है वो जल्द ही कोई निर्णय लेगी जिससे देश की जनता को चुनावी पिकनिक से मुक्ति मिल सकेगी। हम चाहते हैं, देश की जनता चाहती है कि देश में एक साथ चुनाव हो और भारत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल पर निशाना साधा और कहा कि कल खट्टर जी बोले कि फ्री जनता को सुविधाएं देते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर देश के गरीब परिवारों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मुफ्त में देते हैं तो क्या यह गुनाह है? बच्चों को अच्छी शिक्षा देना क्या सही नहीं है? अगर हम जनता को फ्री टेस्ट, दवा, इलाज दे रहे हैं तो क्या गलत है? बीजेपी ने बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा का, पहले से ही बेड़ा गर्क था। भ्रष्टाचार की तो सीमा ही खत्म हो गई, कोई सीमा नहीं छोड़ी। कोई स्कूल नहीं इन्होंने बनाए, कोई अस्पताल इन्होंने नहीं बनाए, कोई सड़कें इन्होंने नहीं बनाए। पूरा बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने हरियाणा का। और कल जब खट्टर साहब बोले
एक पार्टी है जो आती है और कहती है ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे, फलाना फ्री दे देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर हम अपने देश के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देते हैं तो कोई गुनाह करते हैं क्या? अपने देश के बच्चों को अच्छी शिक्षा फ्री में देके इससे बड़ा कोई राष्ट्र निर्माण का काम हो सकता है? कोई काम नहीं हो सकता इससे बड़ा। अगर हम अपने देश के लोगों को, गरीब लोगों को, उनके लिए अच्छे अस्पताल बनाते हैं, उनके लिए अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाते हैं, उनका अच्छा इलाज कराते हैं, उनको फ्री में दवा दारू का इंतजाम करते हैं, तो बताओ कौन सा कोई पाप करते हैं क्या हम लोग? कहते हैं फ्री में देते। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे के बयान की कड़ी निंदा की है। पूरी INDIA यानी कि इंडिया गठबंधन को उदयनिधि स्टालिन के बयान पर अपना रुख स्पष्ट करने की जरूरत है, लेकिन दिल्ली की सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख होने के नाते हम सीएम अरविंद केजरीवाल से उदयनिधि के बयान पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहते हैं। पिछले कुछ दिनों से आम आदमी पार्टी के नेता सनातन हिंदू धर्म के बारे में चिंता के साथ बातें कर रहे हैं और इसलिए सीएम केजरीवाल को आगे आकर उदयनिधि स्टालिन की निंदा करनी चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि कल दिल्ली भाजपा प्रतिनिधिमंडल तमिलनाडु के रेजिडेंट कमिश्नर को विरोध पत्र सौंपेंगे। देश के लिए गर्व की बात है कि G20 का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है। MCD द्वारा G20 का थीम पार्क बनाया गया है जो सभी को आकर्षित करेगा। MCD की 35 सड़कों का सौंदर्यीकरण किया गया है। विश्व के मशहूर शायर मिर्जा गालिब जी के घर का सौंदर्यीकरण किया गया है। G20 के मेहमान दिल्ली से खूबसूरत यादें लेकर जाएंगे। आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस G20 के जो डेलीगेशंस पूरी दुनिया से आ रहा है हिंदुस्तान के अंदर, हमारे लिए, पूरे देश के लिए, पूरे इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। और ख़ास तौर पे देश की राजधानी दिल्ली के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोगों को दुनिया के G20 के जितने हमारे लीडर्स आ रहे हैं उनका हम वेलकम कर रहे हैं। हम, अगर मैं बात करूं दिल्ली नगर निगम, दिल्ली MCD की, दिल्ली MCD ने जिस तरीके से बहुत कम समय में बहुत बड़ी दिल्ली के अंदर एक अलग दिल्ली की तस्वीर को बनाया है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, आपको ये बताना चाहूंगा क्योंकि जो डेलीगेशन दिल्ली आएगा तो दिल्ली में आने के साथ साथ वो जो वेलकम करेंगे दिल्ली के आसपास के इलाके को वो घूमेंगे। तो जिसके अंदर हमने पुरानी दिल्ली की बात करूं तो मिर्जा गालिब की हवेली हो या टाउन हॉल हो या चांदनी चौक का इलाका हो, जामा मस्जिद का इलाका हो, पुरानी दिल्ली और दिल्ली 6 का इलाका हो, पूरी दुनिया चाहती है कि उन हेरिटेज इन इलाकों के अंदर आए जिनके अपने आप में हिस्ट्री के अंदर नाम है। उसके साथ साथ ग्रेटर कैलाश के अंदर जो दिल्ली नगर द्वारा बनाया जा रहा है G20 का थीम पार्क, वो अगर आप भी देखेंगे जब दुनिया के बड़े बड़े डेलीगेशंस वहां पर आएंगे, जो हमने दिल्ली नगर निगम ने बनाया है, वो अपने आप में बहुत काबिले तारीफ एक पार्क बनाया गया है। दिल्ली के अंदर तकरीबन 35 से ज्यादा सड़कें जो है नगर निगम की, उसका सौंदर्यीकरण किया गया है, ब्यूटिफिकेशन किया गया है। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया चांदनी चौक और टाउन हॉल का मिर्जा गालिब साहब की हवेली, क्योंकि मिर्जा गालिब साहब को दुनिया प्यार करती है, हर मजहब, हर तबका, हर मुल्क, हर इंसान मिर्जा गालिब साहब को पढ़ता है, सुनता है, उनकी शायरी को हर कोई चाहता है कि वो मिर्जा गालिब साहब जिस घर। दिल्ली में रोहिणी जिले के अंतर्गत तेज रफ्तार कार बिजली के खंभे से टकराई। हादसे में कार चला रहे नाबालिग छात्र की मौके पर ही मौत हो गई। घटना रोहिणी जिले के बेगमपुर क्षेत्र की है। पुलिस ने नाबालिग के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। नाबालिग 11वीं का छात्र था। ये परिवार मोहम्मदपुर मजरी गांव का रहने वाला है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को प्रतापगढ़ के धरियावद पहुंचकर वहां हुए दुर्व्यवहार के मामले में पीड़ित महिला और उसके परिवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि सभ्य समाज में इस तरह की घटनाओं और इनमें लिप्त अपराधियों का
कोई स्थान नहीं है। ऐसी दुखद तथा अमानवीय घटनाओं की एक स्वर में निंदा होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस अपराधियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाएगी। इस दौरान गहलोत ने पीड़ित महिला और 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। जो तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं प्रतापगढ़ से, ये तस्वीर जहां पर सीएम अशोक गहलोत ने निंदा करते हुए ये घोषणा की है कि पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी, आर्थिक सहायता के तौर पर 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। अमानवीय घटनाओं की एक स्वर में निंदा होनी चाहिए, ये भी कहा सीएम अशोक गहलोत ने। चंदौली से खबर है, जहां भीषण बिजली कटौती से परेशान उपभोक्ताओं ने पावर हाउस का घेराव किया है। पावर हाउस पर तालाबंदी किया और पावर हाउस के बाहर आक्रोशित किसान धरने पर बैठ गए। बबूरी पावर हाउस का ये पूरा मामला है। तो बिजली कटौती से परेशान उपभोक्ता और यहां पर गुस्से में आकर धरना प्रदर्शन वो करते नजर आए। बबूरी पावर हाउस का ये पूरा मामला है और ये तस्वीर भी लगातार आपको पहुंचा रहे हैं। भीषण बिजली कटौती से ये जो उपभोक्ता है वो परेशान है। पावर हाउस का इन्होंने घेराव किया, धरना प्रदर्शन ये करते नजर आए और साथ ही साथ पावर हाउस पर तालाबंदी भी की। गाजियाबाद के रहने वाले मनीष गोयल ने बड़े ही चाव से यह इलेक्ट्रॉनिक कार खरीदी कि उन्हें इस कार का एक अलग और सुखद अनुभव रहेगा, लेकिन इस कार को लेते ही वह मुसीबत में घिर गए। कंपनी ने इस कार को लेकर जो बड़े बड़े दावे किए थे वह हवाई निकले। कंपनी के क्लेम के मुताबिक गाड़ी 320 किलोमीटर का माइलेज देती है, लेकिन मनीष का कहना है कि 190 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी अपने आप रुक गई। इस मामले में जब कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट मनीष वर्मा से बात की गई तो उनका कहना है कि गाड़ी में कुछ इशू है, इसको दिखाया जा रहा है और गाड़ी में जो भी दिक्कत होगी उसको ठीक कराया जाएगा। लखनऊ से खबर है, जहां घोसी उपचुनाव को लेकर सपा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। निर्वाचन आयोग राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में निर्वाचन आयोग पहुंचा सपा प्रतिनिधिमंडल। सपा ने बीजेपी पर चुनाव प्रभावित करने का आरोप लगाया है। निर्वाचन आयोग ने सपा हेलो में आपको बता दें कि सपा ने यहां पर शिकायत की है। तो जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से भी इस तरीके के आरोप सपा पर लग रहे हैं, तो वहीं अब सपा के तरफ से भी इस तरीके के आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। तो चुनाव प्रभावित करने का यहां पर आरोप सपा की तरफ से लगाया जा रहा है और इसको लेकर निर्वाचन आयोग से सपा ने अपील की है कि इस और ध्यान दिया जाए, इस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो यहां पर घोसी उपचुनाव को लेकर तमाम तरीके की तैयारियां जहां एक तरफ की जा रही है, तो वहीं अब सपा की तरफ से बीजेपी पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी प्रभावित कर रही है इस उपचुनाव को। हालांकि एक तरफ तो सपा की तरफ से यह आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर बीजेपी ने भी सपा पर इसी तरीके का आरोप लगाया है। झांसी के आपको बता दें कि मोटर क्षेत्र में ओवरब्रिज के ऊपर ट्रक और कार में जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसके बाद दोनों दुर्घटनाग्रस्त वाहनों में भीषण आग लग गई। वहीं मिर्ची से भरा ट्रक भी अनियंत्रित होकर वहीं पलट गए। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आग लगने के बाद हालांकि अफरा तफरी का माहौल वहां पर देखने को मिला। इसकी सूचना दमकल विभाग के कर्मचारियों को दी गई। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचते हैं और उसके बाद आग बुझाई जाती है। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वाहन में आग लग जाती है और उसके बाद
दमकल विभाग के कर्मचारियों के द्वारा आग पर काबू पाया जाता है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना।